तो इससे शुरू होता है कि हम देखते हैं कि शैडो सोल्जर्स पत्थर के मॉन्स्टर का पाउडर बना रहे हैं और ये जिनहू देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। जिनहू की आंखें फट गई हैं, वो घबराई आवाज में पूछता है हिंग नेम, ये लोग हैं कौन। जिनहू यही सोचता है कि हाँ ये जिनहू का फर्स्ट टाइम है कि वो इन लोगों को देख रहा है। वो बता देता है ये मेरी एक नई स्किल है। जिनहू कहता है आपकी स्किल में आप ऐसे लोगों को समन कर सकते हो। जिनहू कहता है समझाना थोड़ा मुश्किल है बट मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, पर ये हमारे लिए आसान है ना, ये है हमारे लिए शिकार कर सकते हैं और बाकी का काम भी कर सकते हैं। जिनहू बड़ा सैड उससे परमिशन लेता है कि कम से कम मैं मैजिक क्रिस्टल को तो कलेक्ट करने का काम दे सकते हैं आप मुझे। जिनहू पूछता है क्यों, कहता है फिर यहाँ पर मेरी जगह ही क्या रह जाएगी। बहुत ही ज्यादा मतलब बेकार नालायक फील कर रहा होगा ना वो अपने आप को। जिनहू मन सोचता है ये काफी अम्यूजिंग बंदा है। अम्यूजिंग मतलब जिसे एक तरीके का फनी का भी पर्यायवाची भी कह सकते हैं इसे। जिनहू मुझ सोचता है कि बस कल और ये रेट्स का सिलसिला यही खत्म हो जाएगा। उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट्स में फिक्स करी हुई टोटल रेट्स के नंबर जो थे जिनहू कल उसे कंप्लीट कर लेगा। जिनहू वहाँ पर शेडो सोल्जर्स के साथ माना क्रिस्टल इकट्ठा कर रहा है घबराते। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे और जो टोटल रेट्स का वादा था 19 रेट्स का वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स की एक जगह पर जहाँ पर हम देखते हैं कि ये रैंक का डंजन है और उस डंजन के अंदर सारे सोल्जर्स बिल्कुल मरे हुए लग रहे हैं अभी और एक सोल्जर खाली खड़ा हुआ है और वो काफी डरा हुआ है जिसका नाम है जेम्स। वो एक ए रैंक हंटर है। वो कहता है कि अटैक फोर्स की बुरी तरीके से किसी ने धुलाई कर दी है। उसको भी यकीन नहीं आ रहा खाली एक बंदे ने जो कि एक ह्यूमन दिख रहा है तो वो उसे एक ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर कंसिडर कर रहा है जिसका ऑरा काफी खतरनाक है। और वो कहता है कि इस पूरे डंजन में हमें एक भी मॉन्स्टर देखने को नहीं मिला। उसे लगा यहाँ पर कुछ होगा पर एक इंसानी रूपी शैतान देखने को मिलेगा बॉस के रूम में। उसे भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। जेम्स इस वक्त यही सोच रहा होता है कि एक बंदे के अंदर से इतनी एनर्जी पास हो रही है, ऑरा इतना खतरनाक। ए रैंक डंजन रेटिंग मिली थी इनको। इनके पास जो सब मीटर्स और मीटर्स रहते हैं इक्विपमेंट जिससे ये डंजन की रैंकिंग डिसाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से ही ये उन्हें डंजन की रैंक डिसाइड कर रहे हैं। और इक्विपमेंट्स के अकॉर्डिंग ये एक ए रैंक डंजन था पर इसके अंदर एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला इनको और सिर्फ एक बंदा मिला जिसके अंदर से इतनी तगड़ी एनर्जी थी कि मीटर्स ने एक ए रैंक डंजन का लेवल दिखा दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा, ये कह रहा है ये हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तभी वो ह्यूमन या ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर अभी हम आगे जान ही लेंगे उसकी तरफ बढ़ता और जेम्स डर के मारे कहता है नहीं आगे नहीं बढ़ना। वो बंदा हंसकर कहता है अरे यार कान दर्द हो रहा है, इतनी जोर से मत चिल्ला, मैंने खाली इनको बेहोश करा है, मारा नहीं है। और तुम लोगों ने अचानक से मुझ पर हमला क्यों कर दिया? मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। इसको मेरी बात समझ में नहीं रही। ऑब्वियसली जेम्स इंग्लिश बोलता है। जेम्स कहता है ये गैंग की मेरी बात कैसे ही समझ पाएगा। वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है अपनी नेशनलिटी की मैं कोरियन हूँ और मुझे घर जाना है। सीन शिफ्ट होता है दोबारा संग जिनहू और जिनहू की तरफ। दोनों की रेट्स खत्म हो चुकी है। ट्रेड तो खाली जिनहू ही कर रहा था, एक ही कह रहा था। बहरहाल दोनों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है और दोनों यहाँ पर पार्टी करने आए। जिनहू कहता है मैं आपको किसी लग्जरियस होटल में पार्टी देना चाहता था पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि इसके बाप ने इसे घर से निकाल दिया है ना। जैसे ही पता चला कि ये सहारा ले रहा है किसी और थर्ड पर्सन का अपनी गिल्ड बनाने के लिए, चीटिंग कर रहा है। और वहीं पर जिनहू कंसर्न दिखाता है। उससे लगता है कि एक अमीर शहजादा इस छोटी मोटी जगह का खाना कैसे हजम कर पाएगा। अब तुम्हारा क्या प्लान है? अब रेट्स तो खत्म हो चुकी है। जिनहू बताता है मैं अब एग्जाम दूंगा, बड़े पेपर वर्क करूंगा, मेरे हाथ में लाइसेंस आ जाएगा गेम मास्टर बनने का और तब मैं जाकर अपने पापा से बात करूंगा। जिनहू को इस टाइम पे थोड़ी फिक्र हो रही होती है कि अब उस जिनहू के साथ छूट जाएगा और वहीं पर जिनहू के दिमाग में चल रहा होता है 30 बिलियन की बिल्डिंग एक बोनस के तौर पे, पर मेरा गोल इससे भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि अब उसको आगे भी लेवल करना है। जिनहू के दिमाग में भी चल रहा होता है कि अब आगे जिनहू क्या करेगा। आप एक चाबी को देख रहा होता है, जिनको भी नहीं पता इस चाबी के बारे में बता दूं। सीजन 1 में वो जैसे ही एक मिशन कंप्लीट करता है उस मिशन को पूरा करने पे उसे कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं और इन गिफ्ट्स में ही उसे ये चाबी मिली थी। उसे 2 चाबियां मिली थी। एक वो ऑलरेडी ओपन करके वो 3 सर वाले मॉन्स्टर को हरा चुका है। वही 3 सर वाला मॉन्स्टर जो एक बिल्डिंग की प्रोटेक्शन कर रहा है, उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए ही इस्तेमाल होती है ये चाबी। बिल्डिंग में सन जिनहू क्यों जाना चाहता है और उस बिल्डिंग में क्या क्या है हम धीरे धीरे आगे चैप्टर में कवर कर लेंगे। जिनहू से कहता है मैं जरा कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, कोई मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, मुझे कहीं जाना है। कहता है अगर आप मुझे अपना भाई मानते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। क्या कहाँ जा रहे हैं? कहता है क्या इसने थोड़ा बात को समझा नहीं मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो कहता है जिनहू रो रहा है तो जिनहू उससे पूछता है क्या हुआ जिनहू, और तुमने मुझे क्या कहा, मैं क्या हूँ तुम्हारा? मतलब वो सडनली भाई सुन के हैरान हो गया कि अचानक से क्या कह रहा है। जिनहू बताता है कि बड़ा भाई है जो उससे लगभग 10 साल बड़ा है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और हम बिल्कुल साथ में टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। आपने मेरी जान भी बचाई, आपने मेरी रेट्स करने में मदद करी है तो आप मेरे लिए किसी बड़े भाई से कम नहीं। जिनहू उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो आज से मैं भी तुम्हें अपना छोटा भाई कंसीडर करता हूँ। और ये सुन के जिनहू के आंखों में आंसू आ जाता है, ओवर इमोशनल हो जाता है बहुत ज्यादा और कहता है क्या मैं तुम्हारे गले लग सकता हूँ भाई? तभी जिनहू उसे रोके कहता है अरे अरे भाई तू अभी पिया हुआ है यार, थोड़ा संभल के, वो अभी अपने होश में नहीं है। और जिनहू ये कहते हुए बेहोश हो जाता है, इससे ज्यादा होश में मैं कभी नहीं रहा भाई। जिनहू भी कहता है ये बंदा कुछ और ही है। फिर जिनहू न्यूज देखता है और न्यूज में खबर चल रही होती है कि एक काफी बड़े हादसे में नए रिक्रूट्स की मौत हो गई है। ऐसा सुनने में आया। न्यूज रिपोर्टर पूछती है व्हाइट गिल्ड मास्टर से और व्हाइट गिल्ड मास्टर जवाब देता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे।
रिपोर्टर्स अपनी बात को आगे बढ़ा के पूछते हैं कि हमने सुना है कि सारे बड़े रैंक के हंटर मारे गए, सिर्फ लो रैंक हंटर बचे हैं और हमने सुना है थर्ड पार्टी भी कोई इन्वॉल्व हुई थी। बेक इस बात का जवाब देता है कि इन्वेस्टिगेशन होने पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, हम प्रेस रिलीज में सब कुछ बता देंगे। हाँ ये सच है, कोई एक एक्सीडेंट जरूर हुआ था पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुई थी इसके अंदर। रिपोर्टर्स दोबारा से पूछते हैं तो फिर आप जो बचकर आए उन सर्वाइवर्स के साथ इंटरव्यू को क्यों अभी तक रोक रखा है? जिन वो भी न्यूज देखकर सोचता है ये कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं हो रही, कहता है बस नो मोर कमेंट्स, अब और कोई सवाल नहीं। बेक वापस अपने ऑफिस में आके सोचता है कि यार ये रिपोर्टर्स खबर पता कैसे चल जाती है। बेक के पास एक कॉल आती है और कॉल पर बेंग यू कनेक्ट होने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है। मतलब उसका एक स्टाफ बताता है कि बेंग यू इस टाइम पे कनेक्ट होना चाहता है। क्या करूं सर? वो कहता है इससे कनेक्ट करो। वो पूछता है जो बंदा सामने था कि तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? बेक उसको जवाब देता है कि मैं जरा जब तक ये मामला थोड़ा शांत नहीं हो जाता मैं जरा छुपने की सोच रहा हूँ। तो बेंग बोलता है कि हाँ मैंने भी जापान में उसकी न्यूज सुनी, और वो बेक की टांग खींचते हुए कहता है यार तो स्क्रीन पे बहुत बढ़िया लगा है। बेक जवाब देता है यार इस वक्त मजाक नहीं, मेरा कोई मूड नहीं है मजाक करने का। बेंग उसको बोलता है परेशान मत हो, ये न्यूज जल्दी हवा हो जाएगी क्योंकि एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। बेक पूछता है बड़ा मुद्दा? मुझे तो लगा तो तुम जापान में हो, तो ये बड़ा मुद्दा कैसे आ गया? बेक को बताता है कि जापान ने सीक्रेटली कोरियंस के साथ एक मीटिंग फिक्स करी है और जल्द ही ये खबर पूरी कोरिया में फैल जाएगी और ये मुद्दा बहुत सीरियस है। मतलब जो एजेंडा होने वाला मीटिंग का वो काफी सीरियस है। पूछता है तो जापान ने कोरियंस को किस चीज के लिए अप्रोच करा है, वो क्या पूछना है या किस चीज की इजाजत चाहते हैं? और तब नाम आता है जेजू आइलैंड रेड का। जेजू आइलैंड रेड एक ऐसी रेड है जो आज तक कभी कंप्लीट ही नहीं हुई है, तो वो कंसल्ट कर रहे हैं जेजू आइलैंड रेड पे एक कोलैब अटैक टीम के साथ रेड करने का। के कान खड़े हो जाते हैं, कहता है जरा कुछ डिटेल्स में बताइए भाई। हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि एक एस रैंक लेवल का गेट, मतलब एक एस रैंक लेवल का गेट, इसको पार करने के लिए ही बहुत सारे एस रैंक के हंटर चाहिए। जेजू आइलैंड पर 4 साल पहले सामने आया था। कई ऑपरेशंस फेल होने के बाद जेजू आइलैंड को गवर्नमेंट ने अबेंडन कर दिया, इस पर गिव अप कर दिया। 4 साल बाद भी वो बुरी तरीके से चींटियों से भरा हुआ है, मतलब वहाँ आंट्स टाइप के मॉन्स्टर है। और बैक के इस फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि इसी रेड की वजह से उसे और ह्यूंग को लगभग नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, मतलब मौत को छुके से वापस आए थे ये लोग। भी कहता है एक बुरा सपना है जिसे मैं दोबारा कभी नहीं याद करना चाहूंगा। ह्यूंग उसको आगे बताता है कि मुझे लगता है वहाँ पर अब आंट्स को म्यूटेशन हो रही है। बैक कहता है म्यूटेशन इससे क्या फर्क पड़ता है, हमने उन सारी चींटियों को वहाँ पे अकेला छोड़ दिया है, अब हमें वहाँ पर हाथ नहीं डालना चाहिए। ह्यूंग बोलता है पर अब वो आइलैंड से बाहर आ सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही जापान के बीच पर एक पंख वाली चींटी कोस्ट गार्ड्स को मिली, पूरा समुद्र पार करके आइलैंड तक आ रही है और इससे पहले वो सारी म्यूटेट हो जाए, इसलिए ये रेड डिसाइड करी है जापान ने कोरिया के साथ मिलकर कि ये साले बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं। और यहीं पर लास्ट फ्लैशबैक के साथ चैप्टर खत्म होता है। हमने इस वीडियो में चैप्टर 56 कवर करा है, चैप्टर 57 कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल।